हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और डेली वीडियो देख रहे होंगे। हमारी जो सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एसएसटी की क्लास 10th की, ठीक है, एसएसटी की क्लास 10th की वीडियो आ रही है आपके लिए। यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा है हमारा क्लास 10th में। लिख लीजिए इसको पहले। हम आपको इसलिए लिख देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ये किस क्लास की पढ़ाई जा रही है। यूरोप राष्ट्रवाद का उदय। क्या चल रहा है हमारा? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय हमारा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट है हमारा। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय इकाई फर्स्ट का पहला चैप्टर है हमारा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले वो जाके देखिए। हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है कि ये स्टार्ट कैसे हुई और ये किस कारण हुई थी स्टार्ट, किस कारण इसकी शुरुआत करी गई थी यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, आप सभी को इसका बताया गया कि इसका कारण, रीजन बताया गया कि ये क्यों स्टार्ट हुई है। अब उसके कारण और उसका जो हमारा प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसको भी ज्ञात करेंगे वीडियो के द्वारा। ठीक है, वीडियो के द्वारा आप सभी को उसका कारण, निष्कर्ष और उसके लाभ, हानि सब बताया जाएगा ताकि आपको पता तो चले ये यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इन सब का जवाब आपको इस सभी वीडियो में मिलेगा। जो सारे पार्ट देखेगा इन सब के जवाब आपको एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। क्या हुआ था पहली वीडियो में हमने बता दिया, अब आपको बता देते हैं कैसे हो रहा है सब कुछ। ये सब ठीक है, कैसे हो रहा है। ये कोई भी राष्ट्रवाद क्रांति ऐसे ही नहीं होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है। इन सभी के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। और जो हमारा राष्ट्र होता है उनसे उनके ऊपर जो आपत्ति आती है अगर किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा, तब ये राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो हमने आपको बताया था जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है तो इसमें हमने एक हमारी आज की हेडिंग है, इसको आप लिख लीजिए। फ्रांसीसी कलाकार फ्रांसीसी कलाकार क्या लिखेंगे आप? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक। लिखते जाइए हर एक हेडिंग के नीचे जो हमारा जो खुद बताया गया होगा, जो थ्योरी होगी बिल्कुल सिंपल वर्ड में, वो आप लिखेंगे। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल सिंपल वर्ड में, अपने वर्ड में आपको बताया जा रहा है चित्रों की श्रृंखला। चित्रों की श्रृंखला। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। क्या लिखा है? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो के 4 चित्रों की श्रृंखला। इनके 4 चित्र हैं, आप सभी को इन सभी का वर्णन कराया जाएगा। बस आप सभी पहले हेडिंग लिखिए और इसके जो अंदर की थ्योरी है वो आप सुनिए, पहले उसको सुनिए, फिर उस पर सोचिएगा कि क्या हो, ये सही है कि गलत है। आप सभी खुद सोचिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने क्या कहा, आप हिस्ट्री को अगर चैप्टर वाइज पढ़ो, अगर उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे जैसे कि जैसे लिखा है, बोरिंग लगेगी, बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है, बोरिंग लगेगी आपको। अगर आपने ये सोच लिया ये जो लड़ाई हुई है ये किसने करी है, क्यों करी है और कैसे हुई है, इसका निष्कर्ष अगर हमें निकालने के लिए दिया जाएगा और हम निर्णय करेंगे कि इसका सही गलत कौन है, तब आपको ये, जब आप कहानी सुनो, जब आप ये कहानी मतलब जो स्टोरी है हिस्ट्री की, इसको आप जब पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि हाँ, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर कोई भी कहानी का पात्र छूटा तो हम इसका निर्णय नहीं कर पाएंगे कि इसमें गलत कौन था, यूरोपवासी गलत थे कि कुलीन वर्ग गलत था। आपको ये नहीं समझ में आ पाएगा और तब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, तब आप उसको बता पाओगे। क्योंकि जो हमारे दिए होते हैं वर्ड टू वर्ड अगर दिया हो और आप पढ़ते जाइए, देखते हैं आप कितना पढ़ लेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा कि आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि कुलीन वर्ग का इसमें क्या रोल है, क्या पात्र उसमें कहानी का, उन्होंने कुलीन वर्ग ने क्या करा है, इसमें क्या करा है कुलीन वर्ग ने, तो आप नहीं बता पाओगे। और वैसे ही जो हमारा
था, स्टार्ट करते इसकी थ्योरी। यूरोप में अत्याचारी राजाओं, कुलीन वर्ग के अत्याचारी राजा थे, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अत्याचारी राजा कुलीन वर्ग के, उनके जो अत्याचार थे, यूरोपवासी चाहते थे कि इनसे स्वतंत्रता मिले, इनसे स्वतंत्रता मिले और हम भी सुखी जीवन जी सके। और अपने राष्ट्र में ही रह के अगर कोई सुखी जीवन नहीं जी पा रहा है तो सोचिएगा उनके ऊपर उनको कैसा लग रहा होगा। क्योंकि देखिए, जब अगर यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा ही नहीं हुआ होता, अगर कोई कुलीन वर्ग आया ही नहीं होता, तो उसमें जैसे कि हम आजाद नहीं हो पाए थे अंग्रेजों से, तो वो भी ना आजाद, जो हमारा कुलीन वर्ग था, अगर उन्होंने अत्याचार ना करा होता हमारे यूरोपवासी जो थे, तो वो उनके जो हमारे कुलीन वर्ग थे उनके खिलाफ हीन भावना आती ही ना उनके अंदर। अगर वो आते और अपना काम करते और साथ में रहते, तो वो क्यों चाहते कि हमें आज़ादी जीना पड़े। लेकिन वो अपना हक जमा रहे थे उनके राज्य पे, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार बिल्कुल है। क्योंकि आप उन्हीं के राष्ट्र में, उन्हीं के घर में आप आके आप उन्हीं से ढंग से बात नहीं कर रहे और उन पे अपनी धौक जमा रहे, तो वो काम का नहीं है। ठीक है, आप तो पूरे राष्ट्र से अपना जो हमारा है दुश्मनी मोल ले रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपका जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था, बिल्कुल ठीक यहीं से हुआ था राष्ट्रवाद का उदय। अगला क्या हमारा इसी में है, और यहीं से यूरोपवासियों में राष्ट्रवाद की इच्छा उत्पन्न हो गई, यहीं से, कि वो चाहते थे कि हमें भी सुखी जीवन जीने के लिए मिले। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करने दिया कुलीन वर्ग के लोगों ने, और ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगी और कि जिसमें सभी सुखी हों और अपनी स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, स्वतंत्र जीवन यापन कर सके, ऐसी आदर्श कल्पनाओं का भी उदय हुआ। ठीक है, जिनका साकार होना असंभव था। ठीक है, असंभव ही समझिए, क्योंकि जब कुलीन वर्ग ने अपना पूरा जमा लिया है वहां पे कि अब हमारा ही चलेगा, जैसे कि अंग्रेजों ने करा था, वैसे ही वहां पे कुलीन वर्ग ने अपना जमा लिया है पैर कि हाँ हमारा ही चलेगा अब यहाँ पे, और आपका नहीं सुना जाएगा। तो ये सब असंभव ही है उनके लिए कि स्वतंत्र भावना हो, राष्ट्रवाद का उदय तो उनके अंदर हो ही गया था कि अब भैया क्रांति करनी है अब इनके साथ, अब इनके खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी, वरना ये हमको जीने नहीं देंगे हमारे ही घर में। ठीक है, ऐसा उनका कहना था। तो किंतु फिर भी इन कल्पनाओं से ही लोगों में राष्ट्र एवं स्वतंत्रता की मांग दिशा आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वो इन भावनाओं के साथ उनके पास गए, राजाओं के पास गए जो उन पर अत्याचार करते थे, और उनसे अपनी बातें रखी। ठीक है, अपनी बातें रखी कि भैया हमको भी इसमें समान अधिकार होना चाहिए कि आप हमारे राष्ट्र में आके आप काम कर रहे हैं आप करिए, ठीक है, लेकिन हमें भी तो अपना काम स्वतंत्र रूप से करने दीजिए। हम आपके काम में रुकावट नहीं बन रहे, तो आप हमारे में क्यों बन रहे हैं, बल्कि उन्हीं से काम करवा रहे हैं, वो भी गुलाम करवा के, यूरोपवासी को ही, कुलीन वर्ग के लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आपकी भाषा में आपको इसका स्टोरी लेके चल रहे हैं, आपकी भाषा में, बुक की भाषा में बिल्कुल भी नहीं है। आप जब सोच रहे होगे बुक की भाषा में, आपकी भाषा में ही है। ठीक है, आपकी भाषा में, और आपको अपनी ही भाषा में उत्तर देना है, ये समझ के चलिए, तब आप 1 से 1.5 पन्ने का उत्तर आप अपने हाई स्कूल के एग्जाम में अच्छे से लिख के ला पाएंगे। और क्या था हमारा, ऐसा ही एक काल्पनिक चित्र फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था काल्पनिक चित्र। ये 4 चित्र की श्रृंखला है, चारों चित्र आपको बताए जाएंगे। क्या है? 4 चित्र की श्रृंखला है हमारी, 4 चित्र की श्रृंखला है। और किसने बनाया है? फ्रेडरिक सारियो ने। अगर आपको कभी बहुविकल्पी में पूछा जाए 4 जो हमारे चित्र थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में, तो आप कैसे समझ पाओगे कि वो किसने बनाया था? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, फ्रेडरिक सारियो। किसने? फ्रेडरिक सारियो ने बनाया था। उसका यह चित्र वस्तुतः 4 चित्रों की श्रृंखला थी, जैसा कि हेडिंग में ही लिखा है 4 चित्रों की श्रृंखला है, तो इसको आपको पढ़ना बिल्कुल हेडिंग पढ़ने के बराबर है। तो इसमें कल्पना दृश्य था कि उसने कुछ भी देखा नहीं था, ये सब इमेजिन करके बनाया था, कल्पना करके बनाया था, और ये कल्पना दृश्य था। जितने भी हमारे चारों चित्र है, 4 चित्र की श्रृंखला है, चारों चित्र हमारी काल्पनिक थे। यूटोपिया को चित्रित किया गया था। पहला आपका क्या है? यूटोपिया को चित्रित किया गया था, यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया को चित्रित किया गया था। अब इसको देखते हैं कि अब इसमें क्या था। इन चित्रों में जनतंत्र, गणतंत्र और स्वतंत्र, ठीक है,
उदारवाद की प्रस्तुति के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रों में मध्य भाईचारे की भावना को दिखाया गया था। ठीक है, भाईचारे की भावना को दिखाया गया था और दिखाने का प्रयास किया गया था, आप इसमें ये कह सकते हैं। ठीक है, दिखाने का प्रयास किया गया था क्योंकि ये कल्पना करी गई है, कुछ भी देखा नहीं गया है। ठीक है, कल्पना करी गई है। इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप, अमेरिका अलग अलग जैसे कि एक ही देश को नहीं लिया गया, यूरोप, अमेरिका अलग अलग राष्ट्रों समूहों को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाए गए हैं इसमें अलग अलग। हमने आपको जैसे कि यूटोपिया बताया और हमने क्या बताया, अमेरिका बताया और यूरोप बताया। तो ये सब आप देखेंगे तो एक नहीं है राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र हैं। तो ये हमारे सब अलग अलग हैं लेकिन एक ही चित्र में दिखाए गए हैं। पहचान, वेशभूषा, प्रतीक, जहाँ की प्रतीक आपका अमेरिका का भी झंडा अलग है, यूरोप का भी अलग है। आप सभी के देखेंगे तो सभी के यहाँ के फ्लैग जो झंडे हमारे सभी के अलग अलग, भारत के अलग है। ऐसे ही प्रतीक की बात यहीं से हो रही है। आदि को देखकर हो सकती है, यानी कि आप अलग अलग जो हमारे प्रतीक है आप उसको देख के पहचान सकते कि ये कौन सा राष्ट्र है। ठीक है, अमेरिका का झंडा आपने देखा होगा तो अमेरिका का झंडा आप पहचान जाएंगे। ठीक है, यही क्योंकि चित्र में इमेजिन करके बनाया गया और उससे आप पहचान जाओ, ये आपकी कला है। ठीक है, अगर हमने आप कुछ भी बनाया अपने मन से और आपको वो समझ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है कि नहीं। और हमने जैसे कि कुछ बनाया नहीं है, उल्टा सीधा गोल गोल कर दिया और आपसे कहें कि इसमें पहचानिए हमने क्या लिखा है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे इमेजिन करके कुछ चित्र बनाए गए हैं, उनकी बात हो रही है और ये 4 चित्रों की श्रृंखला है हमारी। ठीक है, और इसमें हमारे क्या है, जर्मनी, फ्रांस, लंबार्डो और इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, पोलैंड, हंगरी और रूस, इन देशों में लोग चित्र में एक लंबी कतार में खड़े हैं एवं स्वतंत्र प्रतिमाएं। मतलब अगर हमारा जो चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखिएगा कि जैसे कि ये चैप्टर के कोने में आपको दिखाई देगा, जब आप ये बुक पढ़ रहे होंगे तो उसमें ईसा मसीह है। ठीक है, यीशु मसीह जी हैं ऊपर साइड और आप उनको देखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे लोग खड़े हैं, ढेर सारे लोग। ठीक है, ढेर सारे लोग, और वो हवा में बना हुआ है, ये चित्र हवा में बना हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा आप जब उसमें देखोगे ढेर सारे लोग खड़े हैं। अब आप यहाँ बिल्कुल इसमें लाइन खींच रहे हैं, लेकिन आप जब डायग्राम देखोगे तो उसमें आप पहचान नहीं पाओगे कि ये कौन से वर्ग के लोग हैं, मतलब कहाँ के लोग हैं, यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, यूटोपिया के हैं या फिर इंग्लैंड, फ्रांस, सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं और यीशु मसीह जी का चित्र बना हुआ है ऊपर साइड। ठीक है, हाथ में क्रॉस लिया हुआ है उन्होंने, ये डायग्राम बनाया। यही हमारा पहला चित्र था, उसमें उस श्रृंखला का पहला चित्र था। आप उसको देखिएगा, आपको वो क्लियर हो जाएगा। हमारी पहली हेडिंग यहाँ से क्लियर हो चुकी है। और जिस भी बच्चों को ये समझ में नहीं आया प्लीज वीडियो दोबारा पीछे करिए, और इस जो हेडिंग में हमने आपको अपने वर्ड्स में इसका मीनिंग बताया, प्लीज उसको देखिए जाके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं। समझ में आना जरूरी है, इसीलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी हेडिंग लेके चल रहे हैं, आपको बताते चल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मेन हमारा क्या है, मोटिव हमारा क्या है, आपको समझ में आना चाहिए और आप पेपर में तभी लिख पाओगे जब आपको समझ में आएगा अपने वर्ड्स में। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, हमारा पहला जो चित्र था वो कंप्लीट करा दिया गया है और फिर जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसके आगे की हेडिंग कवर कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।